दोस्तों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से संबंधित आज के इस लेक्चर में आप समझेंगे कि बंगाल में डुअल सिस्टम क्या था, यानी कि डुअल सिस्टम और इसका क्या औचित्य था और इसका क्या दुष्परिणाम हुआ। साथ ही संक्षेप में हम डुअल सिस्टम और डायरकी के बारे में भी चर्चा करेंगे कि डायरकी इससे कैसे अलग था और क्या था डायरकी भी। तो अभी हम चर्चा करते हैं डुअल सिस्टम पे कि डुअल सिस्टम था क्या बंगाल वाला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि रंजन और आप जुड़ गए हैं सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी से। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स एक साथ मिलेंगे। साथ ही इसमें यूपीएससी और यूपीसीएस से संबंधित जीएस का जितना भी सिलेबस है सारा कवर किया जाएगा धीरे धीरे करके। मैं ट्राई करूंगा कि अगले एक साल में सारा सिलेबस कवर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली क्या थी। क्या थी ये दोहरी शासन प्रणाली? इसको इंग्लिश में डुअल सिस्टम कहते हैं। डायरकी से आप लोग इसको डिफरेंस रखिएगा। डायरकी 1919 की बात है और ये 1765 की बात है, ठीक है। डुअल सिस्टम तो अगर पीटी का ना बहुत अच्छा टॉपिक है, ये मेंस में भी बहुत ज्यादा इससे सवाल पूछा जाता है। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली क्या थी? यदि आप पीवाईक्यूज देखे होंगे तो दोहरी शासन प्रणाली पे प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। तो आपको याद होगा रॉबर्ट क्लाइव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव वही सेनापति था अंग्रेजों का जिसने प्लासी की लड़ाई को एक तरह से कहें विश्वासघात करके और दूसरे सिराजदौला के पूरे जो मुख्य सेनापति और अन्य बड़े बड़े सैन्य कमांडर थे उनको मिलाकर जीता था और एक तरह से अंग्रेजों को बिना लड़े ही, बिना बड़े युद्ध किए ही पूरा बंगाल का नवाबी दिलवाने में सहायता किया था। लेकिन जब 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है तो बक्सर के युद्ध के बाद जब तीनों हार जाते हैं, एक तरह से कहें मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम की होती है, तीनों की जो त्रिपक्षीय सेना थी, जब इनकी हार होती है तो अलग अलग संधियां की जाती हैं इन दोनों के साथ, बंगाल के नवाब के अवध के नवाब के साथ और मुगल बादशाह के साथ। तो इसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में 12 अगस्त को हुई थी और एक 16 अगस्त को, दोनों 1765 में ही हुआ था दोस्तों। इसके पहले एक और पृष्ठभूमि आप समझिए कि आखिर रॉबर्ट क्लाइव जो प्लासी जीता था उसको अब बक्सर के बाद क्यों भेजा गया? तो दरअसल जब बक्सर की जीत का समाचार पहुंचा वहां पे इंग्लैंड में, तो वहां पे कंपनी के साथ साथ जो इंग्लैंड के जो सम्राट थे या इंग्लैंड का जो क्राउन था उसने ये कहा कि जिस व्यक्ति ने प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में, कहें कि बंगाल में कंपनी की नींव रखी थी, राजनीतिक नींव, आर्थिक तो व्यापार करने आए ही थे, उसी को क्यों ना रिवार्ड के तौर पे वापस भेजा जाए ताकि वो सारी चीजों को संभाल सके। तो यही कारण है कि वापस भेजा गया रॉबर्ट क्लाइव को वहां से, इंग्लैंड से। वो वापस आता है प्लासी के बाद, बक्सर के जो युद्ध हुआ था इसके बाद की सारी व्यवस्था को संभालने के लिए। कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा इस चीज को। वो आता है तो उसने देखा कि पूरे बंगाल में ना अव्यवस्था फैली हुई है, शासन के नाम पे, अर्थव्यवस्था के नाम पे, व्यापार के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी। तो उसने एक आकलन किया और सबसे पहले दो काम किया। पहला, जो मुगल सम्राट शाह आलम था उससे एक संधि करता है, इलाहाबाद की संधि 1 कहते हैं इसको, इलाहाबाद की संधि 1। इसमें उसने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार लिया। दीवानी याद रखिएगा, मैं भी चर्चा करूंगा। दीवानी का अधिकार लिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की। उसके बाद अगला संधि करता है इलाहाबाद की संधि नंबर 2। ये होता है 16 अगस्त को, किससे? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से। तो ये दोनों संधि से, इनके बारे में ना पीटी वाले फैक्ट में मैं डिटेल बताऊंगा। अभी हम दोहरी शासन प्रणाली पे ही चर्चा करते हैं ताकि आप फोकस्ड रहेंगे। तो ये दो संधियां करता है और ये जो पहली संधि थी ना, इलाहाबाद की पहली संधि, यही जनक है इस डुअल सिस्टम के लिए, क्योंकि इसी में दीवानी का अधिकार मिला था कंपनी को, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला था। कितना पैसा देके मिला ये सब बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आते हैं दीवानी का अधिकार मिला और डुअल सिस्टम क्या था। उसके पहले दो चीजें दोस्तों समझ लीजिए। पहला ये कि मुगल काल में आप देखेंगे कि जब एक तक है औरंगजेब के समय तक मुगल सत्ता में पूरी तरह से केंद्रीकृत व्यवस्था थी। कई लोग इतिहासकार इस पे डिफर भी करते हैं, बट एक मान के चलते हैं कि मोटा मोटी एक सेंट्रलाइज शासन था जिसमें मुगल साम्राज्य कई सूबों में, यानी कई प्रांत में, यानी आज की तरह कई स्टेट्स में अलग अलग बटा हुआ था। तो जो प्रांत था, सूबा था या स्टेट जो था उस टाइम पे, तो उस हर एक स्टेट में, जैसे आज आप देखते हैं एक सीएम होता है, एक गवर्नर होता है ना। सीएम होता है, गवर्नर होता है। तो सीएम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव, ये कहें कि ये नाम मात्र का हेड होता है, ये वास्तविक हेड होता है।
तो वैसे ही दोस्तों जो सूबेदार था इसको निजामत अधिकार मिलता था, यानी कि निजाम भी कह लें इसको, ये होता था वास्तविक हेड। सूबेदार होता था वास्तविक हेड। ये क्या देखता था सूबेदार? न्याय व्यवस्था देखता था, प्रशासन देखता था, साथ में पुलिस का पूरा काम देखता था, साथ में लॉ एंड ऑर्डर संभालता था। तो कुल मिला के वास्तविक जो हेड था वो था सूबेदार। तो सूबेदार एक ऐसा पोस्ट था कि हर कोई चाहता था कि सूबेदारी मिले, उसको निजामत का अधिकार मिले, वो निजाम बने। और आप हैदराबाद के निजाम पे नहीं जाइएगा। तो ये था। दूसरा था दीवानी का अधिकार। दीवानी का अधिकार में जो था वो मेन था, दीवान जो होता था वो बेसिकली राजस्व संभालता था। तो राजस्व का मतलब ये कि पूरे स्टेट में, यानी कि पूरे सूबे में या कहें पूरे प्रांत में कितना राजस्व कहां से क्या क्या आएगा, चाहे वो भू राजस्व हो या जो कर होते थे छोटे छोटे, वो सब, तो वो संभालने का काम इसका था। दोनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस करते थे, एक दूसरे के काम में कोई टांग नहीं अड़ाता था। और ये दोनों रिपोर्ट करते थे सीधे मुगल सम्राट को, मुगल जो बैठा होता था। लेकिन आपको याद होगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये दोनों सिस्टम, दीवानी और सूबेदारी वाला ना, ये थोड़ी मोड़ी चरमराती गई हर जगह पे, हर सूबे में। बंगाल में भी मुर्शीद कुली खान नाम का जो व्यक्ति था, जिसने बंगाल में कहें कि अपने आप को जब नवाब घोषित किया, तो वो खुद ही दीवानी और सूबेदारी दोनों हासिल कर लिया। मुगल सम्राट को पैसा भी दिया और खुद ही इस तरीके से व्यवहार करने लगा कि एक ही व्यक्ति दीवान भी हो गया और सूबेदार भी हो गया। सेम चीज अंग्रेज भी आगे की, इनकी नजर थी उस पे। तो अंग्रेजों ने यही काम किया दीवानी और सूबेदारी का। इसके बाद मुर्शीद कुली खान के बाद जितने भी सम्राट मुगल बंगाल के नवाब हुए, वो सब भी यही काम किए, चाहे वो अलीवर्दी खां हो, सिराजुद्दौला हो, मिर्जाफर हो, मीर कासिम हो, सबके नाम से यही चलता रहा, दीवानी और सूबेदारी साथ में। तो अंग्रेजों की नजर इस पे थी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जनता की नजर में ना अभी भी औपचारिक दीवान हुआ करता था उस टाइम पे, और निजामत का काम अलग था। यानी कि जो बंगाल का नवाब था वो मेन था, निजामत देखता था और एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर संभालता था। जनता के दिमाग में यही था कि हमारे माई बाप कौन है? नवाब है। तो कंपनी ने जब समझौता किया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी लिया, तो वो उसको क्या है, एक तरह से कंपनी को राजस्व अधिकार मिला, है ना। तो पहला डुअल सिस्टम का पहला पॉइंट ये रहेगा इसमें कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला डुअल सिस्टम में, और इन्होंने राजस्व वसूलना शुरू किया। दूसरा था अब सूबेदारी का। तो कंपनी के पास सूबेदारी का अधिकार नहीं था। मीर जाफर के बाद मीर कासिम बनता है। मीर कासिम जब विद्रोह करता है बक्सर के टाइम पे, तो फिर बनाया जाता है मीर जाफर को वापस। और मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसका बेटा था नजमुद्दौला, बहुत छोटा सा था, अल्पविभक्त टाइप था, वो बनता है बंगाल का नवाब। अंग्रेजों ने इसी को बनाया बंगाल का नवाब। कुछ शर्तों पे बनाया था बेसिकली। क्या शर्त थी? कि तुम बस नाम मात्र के शासक रहोगे, जैसे पहले भी हुआ करता था। अब कंपनी खुद ही निजामत करने वाली थी और अपने आप को उप सूबेदार या उप निजाम बना लिया कंपनी ने। कंपनी ने उप निजाम, यानी कि अब सूबेदारी का काम भी कंपनी ने इससे समझौता करके नजमुद्दौला से कुछ पैसे दिए। इसका जो पीटी वाले फैक्ट में जिक्र करूंगा। तो कुल मिला के नजमुद्दौला, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से समझौता करके इन्होंने निजामत का अधिकार भी ले लिया। तो अब कंपनी के पास क्या था? सूबेदारी भी आ गई और दीवानी भी आ गई। दीवानी और सूबेदारी दोनों अधिकार आ गया। तो अब कंपनी वास्तविक शासक बन गई एक तरह से कहें। लेकिन ये दोनों क्या थे? मुखौटा शासक थे, चाहे वो बंगाल का नवाब हो या फिर मुगल सम्राट। यहाँ पे बंगाल के मामले में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के मामले में, तो कंपनी को जो ये सब मिला, उससे क्या होता है, कंपनी अब एक तरह से कहें कि अब कंपनी के पास बहुत सारा संसाधन भी नहीं था, बहुत सारे अधिकारी भी नहीं थे। तो कंपनी ने कुछ, और दीवानी का उनको पास वो भी नहीं था, कहें कि उप दीवान, इन्होंने 3 उप दीवान नियुक्त किए, 3 बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए। दीवानी का इनके पास बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था। तो बंगाल में बनाते हैं ये मोहम्मद रजा खान को उप दीवान, है ना, उप दीवान बनाते हैं मोहम्मद रजा खान को। बिहार में बनाते हैं सिताब राय को, और उड़ीसा में बनाते हैं राय दुर्लभ को। ये 3 व्यक्ति बनते हैं उप सूबेदार, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के। और कंपनी की ओर से बेसिकली कहें तो ये तीनों व्यक्ति अपना अपना दीवानी अधिकार लिए, और ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तीनों रिपोर्ट करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी का अब काम क्या रह गया? इनसे पैसा वसूलना, क्या? राजस्व का, भू राजस्व का, साथ में राजस्व के और भी जितने साधन थे उनका। और कंपनी अब निजामत, यानी कि बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को बैठा रखा था। अब जितना भी लॉ एंड ऑर्डर का समस्या था बंगाल में, या फिर किसी को न्याय दिलाना हो, कुछ भी हो, कंपनी खुद ही हैंडल करती थी। नाम आता था नवाब का कि नवाब के शासन में हमको ये हुआ। तो जनता के नजर में नवाब शासन कर रहा था, निजामत का काम देख रहा था। लेकिन वास्तविक
पूरा सत्ता किसके पास था? सत्ता थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो ये था दोस्तों पूरा बंगाल बिहार उड़ीसा के द्वैध शासन का एक पूरा, या द्वैध नहीं, दोहरी शासन प्रणाली का एक पूरा खाका। इसमें कहा जाता है कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार और दूसरा अधिकार रहित उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी के बिना अधिकार किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और अधिकार के बिना उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी किसके पास था? नवाब के पास। तो ये एक फेमस कोट है, ये आप मेंस के लिए भी याद रखिएगा कि बंगाल के में दोहरी शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? तो ये था पूरा सिस्टम बंगाल बिहार उड़ीसा में निजामत और दोहरी शासन प्रणाली का सूबेदारी और दीवानी वाली व्यवस्था था। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा है। अब चलते हैं इसके दो और पक्ष को समझते हैं कि इस डुअल सिस्टम का औचित्य क्या था और दुष्परिणाम क्या था। औचित्य का मतलब यह है कि आखिर क्लाइव को ऐसा क्या सूझा कि उसने बंगाल में डुअल सिस्टम ही अपनाया, वो डायरेक्ट शासन क्यों नहीं किया। आप गौर करेंगे, अब प्लासी के बाद बक्सर तो हो ही गया था, बक्सर के बाद कायदे से इनको शासन करना चाहिए था प्रत्यक्ष रूप से, सबको हटा देना। क्यों चोला पहनना था मुगल सम्राट का? जब इससे भी संधि कर लिया, ले ही लिया दीवानी, और इससे भी संधि कर लिया, इनकी क्या जरूरत थी? नजमुद्दौला की तो कोई हैसियत ही नहीं थी, न तो मुगल बादशाह की यहाँ बंगाल में एटलीस्ट कोई हैसियत नहीं थी। तो इनको ढोने का क्या जरूरत था? तो इस औचित्य को समझते हैं कि आखिर ये भी आपसे कई बार ना मेंस में पूछा जाता है डायरेक्टली कि डुअल सिस्टम को क्लाइव ने क्यों अपनाया बंगाल में, या फिर डुअल सिस्टम का क्या औचित्य था। ठीक है, तो इसको आप समझिए कि डुअल सिस्टम का क्या औचित्य था। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ना बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, एक तरह से कहें तो। रॉबर्ट में जो मुनरो था, हेक्टर मुनरो के साथ साथ ये भी बहुत बुद्धिमान था। ये जब वहां से चला ना इंग्लैंड से, तो ये प्लानिंग करते आया था। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के, मैंने आपको वैसे ही बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ही से ये लोग पूरा प्लानिंग करके चले थे हर काम के लिए। तो प्लानिंग में इनका यही था कि अब औचित्य पे एक बार चर्चा करते हैं कि क्या था, इसने क्या प्लानिंग करी थी। तो इसका पहला काम था, ये कहा कि मुगल सम्राट जो है भले ही ध्वस्त हो गया है, एक तरह से कहें बंगाल में इसका कुछ नहीं है, लेकिन जनता के मन में अभी भी इज्जत है, प्रतिष्ठा है मुगल नवाब के प्रति, मुगल बादशाह के प्रति, मुगल सम्राट के प्रति। तो ये इस बात को भली भांति जानता था। तो उसने कहा कि ऐसा है, अगर हम डायरेक्टली मुगल बादशाह को हटाएंगे तो तय है कि विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। और आप अगर देखेंगे तो 1763 से ही बंगाल में कई अलग अलग विद्रोह शुरू हो गए थे। सन्यासी विद्रोह को याद करिएगा, सब समय यही सब था। तो उसको पता था कि मुगल बादशाह, यानी नहीं कहते हैं हाथी बैठ भी जाता है तो गधों से ऊंचा रहता है, तो वो हाल था। ये मुगल सम्राट भले ही थोड़ा सा ये पतन की ओर थे, बट इनका जलवा अभी भी था थोड़ा थोड़ा। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा है, इसको संभालने के लिए हम डुअल सिस्टम लाएंगे, रहेगा सब इन्हीं का मुखौटा, काम हम असली करेंगे। दीवानी सूबेदारी का काम इन्होंने अपना संभाला। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये हो गया कि दोस्तों उस टाइम पे बंगाल बिहार उड़ीसा वाले इलाके में भले ही डच हार गए थे, भले ही बेदारा के युद्ध में, फ्रांसीसी हार गए थे बांडीवास के युद्ध में, लेकिन अभी भी वो भारत के कई इलाकों में सक्रिय थे। और उनके साथ साथ जो डेन थे, यानी डेनमार्क वाले, उनका भी प्रभाव था। तो इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये इससे उलझ जाएंगे। तो क्लाइव ने सोचा कि हम पहले ना अपना काम करते हैं और बाद में इनसे निपटेंगे, है ना। इनको पूरी तरह से तब हटाएंगे जब हम पूरा बंगाल बिहार दीवानी और सूबेदारी प्राप्त करके हम पूरा बंगाल बिहार में अपना, और एक तरह से कहें, मजबूत बना लेंगे अपने आप को हर तरह से, तब हम इनसे निपटेंगे। तो वो काम उसने किया। और तीसरा जो फैक्टर है कि यूरोप में भी आप देखेंगे, यूरोप की राजनीति ऐसी थी ना। आप याद करिए अमेरिका स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था? 1776 के आसपास। तो इसकी जो नींव थी ना, पहले से ही पड़ रही थी। तो वहां पे फ्रेंच और इंग्लैंड दोनों के आपस में भिड़ने का डर था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इस सिनेरियो को ना, उनको पता था कि ये चीज कहीं भारत में भी ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि हमको भिड़ना पड़े। पता लगा फ्रांस वाले अलग से सेना भेज दिए भारत में भी, तब क्या करेंगे? अभी फ्रांसीसी कंपनी के हारने के, जब मैं डुप्ले वाला कहानी बताऊंगा ना, उसमें आप देखिएगा फ्रेंच कंपनी का यहाँ पे ना सत्ता स्थापित करने के लिए एक कारण ये था कि इनको वहां के गवर्नमेंट से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, जैसे कि इनको वहां से महारानी या सम्राट का सपोर्ट मिला था। तो इसी वजह से इनको यहाँ पे फ्रांसीसियों का भी डर था। एक कारण ये था। अगला जो कारण था, जो एक तरह से कहें कि इंग्लैंड के पास ना, जब ये लोग आए थे रॉबर्ट क्लाइव या और भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनके पास सेना थी, लेकिन दीवानी के लिए, यानी कि जो छोटे छोटे लेवल पे जितना जमींदार थे, इनके अपने आदमी नहीं थे पूरा। तो इनके पास कहें कि सेना थी, लेकिन दीवानी का काम करने का ना तो अनुभव था बहुत ज्यादा, और ना तो इनके पास पूरा मैकेनिज्म था, ना तो इनके पास पूरा स्टाफ था।
तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम उप दीवान रखेंगे, ये 3 उप दीवान रखे थे और इसी से काम चलाएंगे इन तीनों से, है ना। तो इन्होंने ये कारण ये था। अब अगला जो कारण है, जो मेन कारण है इसका, वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो डायरेक्टर हुआ करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसको कहते थे, वो भी नहीं चाहते थे कि अभी आप जाओ और सीधे सीधे शासन करने लगो, क्योंकि सीधे सीधे शासन करोगे तो तय था कि संसद, जो ब्रिटेन की जो संसद थी, उसका ना हस्तक्षेप बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि जब आप शासन करेंगे तो आप व्यापारी कंपनी नहीं रह जाएंगे, और इनका चार्टर भी था व्यापारी कंपनी का। तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनका काम था कि ऐसा है, हम व्यापारी हैं, पहले व्यापारी करेंगे और बाकी काम बाद में देखेंगे। तो ये एक सारा था रॉबर्ट क्लाइव का प्लान, औचित्य वाला, ठीक है कि। तो ये औचित्य वाला। अब आते हैं इसके दुष्परिणाम पे कि बंगाल में जब दोहरी शासन प्रणाली लगी तो दुष्परिणाम भी हुए। दोहरी शासन प्रणाली संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। उत्तरदायित्व रहित अधिकार, अधिकार रहित उत्तरदायित्व। बंगाल में दीवानी और सूबेदारी इनके पास था काम, ये इन्होंने उप निजाम रख के दीवानी का काम कराया और खुद को उप निजाम बना के, सॉरी उप दीवान रख के इन्होंने दीवानी का काम कराया और खुद को उप निजाम बना के निजामत का काम किया, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर खुद संभाला। यही सब पूरा घालमेल ऐसा हुआ ना कि इसके दुष्परिणाम भी आने सामने हो गए। दुष्परिणाम में क्या था बेसिकली कि बंगाल, आपको पता ही है, उस समय पूरे भारत में सबसे समृद्ध प्रांत था। यहाँ के समृद्ध व्यापारी विश्व के धनी व्यापारियों में काउंट किए जाते थे। यहाँ का जो उद्योग था, कृषि था, ये सब अब धीरे धीरे चौपट होना शुरू हो गया। आप आगे जब मैं क्लास लूंगा, लेक्चर लूंगा वी औद्योगिकरण का, आपको कृषि का वाणिज्यकरण वाला, तो उसमें आपको सबका जड़ ना यहाँ से देखना शुरू हो जाएगा इसी के दुष्परिणाम में। जब दुष्परिणाम क्या होता है, पहला दुष्परिणाम होता है आर्थिक वाला। आर्थिक पे आते हैं पहला, राजनीतिक पे बाद में चर्चा करेंगे। आर्थिक में क्या आता है, बंगाल का जो सूबा था ना, मैंने बताया बहुत धनी सूबा था। अब जब उप दीवान इन्होंने बना दिया था 3, इनका पहला काम था अधिक से अधिक राजस्व वसूलना, ताकि कंपनी अपने आप को स्ट्रेंथ कर जाए। अब कंपनी को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, भू राजस्व अधिक से अधिक वसूला। पहले नवाब हुआ करते थे, उनके गुमास्ते जाते थे, तो वो जो स्थानीय किसान वो कहते थे भाई साहब आज उपज नहीं हुआ है ना, अकाल पड़ गया, तो माफीनामा मिल जाता था उन लोगों को। इन्होंने अब माफी करने का सिलसिला खत्म किया। अब जो तय था आपके लिए राजस्व, भू राजस्व, वो देना था। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो दस्ता का दुरुपयोग करती आ रही थी, अब आपको याद होगा कि मीर कासिम ने उसको पूरी तरह से हटा दिया था भारतीयों के लिए भी। तो वो अब उन्होंने फिर से अब भारतीयों पे अलग अलग जो व्यापारी थे उन पे कई तरह के कर लगाए। तो जो व्यापारी वस्त्र उद्योग में लगे हुए थे, जो एक तरह से कहें कपड़ा का पूरा काम देखते थे, या जो अनेक जो सोरे या फिर गोला बारूद का काम वाले देखने वाले व्यापारी थे, उनका व्यापार चौपट हो गया। अब वो एक तरह से कर इतना देने लगे कि उनको व्यापार में मुनाफा ही नहीं हुआ। तो आर्थिक रूप से बंगाल पूरा तबाह हो गया, चाहे वो व्यापार हो या कृषि हो। तो ये एक मेजर पॉइंट था इसका, कृषि पर और अर्थव्यवस्था पर नुकसान का। अब आते हैं प्रशासनिक अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक वाला, या राजनीतिक, जिसको कहीं राजनीतिक नहीं कहे, प्रशासनिक लिखेगा, प्रशासनिक अव्यवस्था। तो उसमें क्या था दोस्तों कि बंगाल में आप अगर ध्यान देंगे तो बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर, है ना, जो राजा का जो आदेश होता था वो, ये सारी समस्या, न्याय, प्रशासन, ये सारी समस्याएं अब क्रिएट होने लगी। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि हम नजमुद्दौला के पास जाएं या उप निजाम या कहें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएं किसी चीज के लिए। न्याय मांगना हो तो किसके पास जाएं, न्याय किससे मांगेंगे, मोहम्मद रजा खां से, सिताब राय से या राय दुर्लभ से? ये तो काम था इनका, तो आदेश था, ये आदेश का पालन कर रहे थे उप निजाम थे। इसके पास आते तो इसके पास कोई शक्ति ही नहीं थी नजमुद्दौला के पास। तो कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी उस टाइम पे। और आपको याद होगा इन सब का ऐसा स्थिति हुआ कि 1770 के आसपास बंगाल में अकाल भी पड़ा था। और डुअल जो सिस्टम था इनका, इस पूरे समय में अकाल पड़ना एक, मतलब पहला अकाल कहें भारत में, बहुत सालों बाद अकाल पड़ा था, वो इसका बहुत बड़ा, इसके जो आर्थिक दुष्परिणाम का एक कारण था। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया अर्थव्यवस्था, उद्योग, ये 2 मेजर पॉइंट्स हैं व्यापार वाणिज्य का। एक और आता है इसमें कि बंगाल का नैतिक पतन। तो नैतिक पतन में देखें, जो नॉर्मली जो आम जनता थी, एक तरह से कहें कि हर तरह से, चाहे जनता हो या व्यापारी हो, 2 ही तरह के लोग होते हैं, और या फिर तीसरा शासक का, ये जो जमींदार टाइप होते हैं। तो इन सब का ना बहुत ज्यादा लोकल लेवल पे प्रभाव रह नहीं गया था। तो ये सब गए और जाते जाते इनको ऐसा लगा कि अब अंग्रेज आ गए हमारे ऊपर शासन करने के लिए, और ये एक तरह से कहें पूरी जो भूमिका थी वो तैयार हो गई थी। अब वाकई में अब रेगुलेटिंग एक टाइप का एक्ट आना था, जिससे पूरी कंपनी का पूरी तरह से, एक तरह से कंपनी को कानूनी अधिकार के तहत वो शासन करने का अधिकार मिलता।
मुगल नवाब, मुगल सम्राट बने रहे। अब आगे बंगाल का नवाब खत्म होता है और जब आगे पढ़ेंगे हम तो ये सब चर्चा करेंगे, खासकर रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूरी कहानी द्विवारी शासन प्रणाली की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को शेयर करिएगा और इस वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।